राजा रघुवंशी केस, नौकर से प्यार करती थी सोनम इसलिए रास्ते से हटा राजा रघुवंशी। सोनम और राज के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 माह का था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। राजा रघुवंशी, जो इंदौर के सहकार नगर में ट्रांसपोर्ट के बड़े व्यवसायी हैं, 3 भाइयों में सबसे छोटे और लाडले थे। शादी की बात। शादी के 9 दिन बाद राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए अपने घर से लगभग 2172 मी दूर जा रहे थे। रास्ते में एयरपोर्ट पड़ता है। उस पर एक फोटो खींचते हैं और फोटो खींचकर अपने घर वाले ग्रुप में डाल देते हैं। परिवार को दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे ही माँ उमा देवी ने फोटो को देखा, फोटो को देखकर बार बार जूम कर रही थी। जूम करने के बाद मां को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अपने ही बेटे यानी कि राजा रघुवंशी को फोन लगाती है। कहती है, बेटा तुझसे मैंने मना किया था तो उसके बावजूद भी तू इस सोने की चैन को पहन के जा रहा है। तुझे पता है कितनी कीमत की है? लगभग 2.5 से 3 लाख की चैन है। इसको ले जाने की क्या जरूरत थी? तुम हनीमून मनाने के लिए जा रहे हो या यहाँ पर सोना चांदी का अपना दिखावा करने के लिए जा रहे हो? तभी राजा रघुवंशी कहता है कि मां मैं इसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी सोनम जिद करने लगती है कि अपनी ज्वेलरी पहन के चलना, अपनी चैन पहन के चलना, अच्छे लगते हो, कुछ इस तरह की बात कही थी। तब मां समझाती है कि बेटा जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो अपनी अच्छी चीजों की, अपनी कीमती चीजों की नुमाइश नहीं करते हैं। मौका मिलते ही इस चैन को छुपाकर अपने बैग के अंदर रख देना ताकि किसी की इस पर नजर न पड़े। मां को थोड़ा डर था, कहीं इसकी सोने की चैन किसी को दिखाई दे, कोई इस पर हमला ना कर दे, मेरे बेटे को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए मां अपने बेटे से बार बार बात करती थी ये पूछने के लिए, अब कहाँ हो तुम, ठीक हो कि नहीं हो। लेकिन 23 मई 2025 की दोपहर 1:45 पर बहू से वो अंतिम बार बातचीत होती है। उसके बाद पता चलता है कि बेटा मिलता ही नहीं है, लेकिन मिलता है तो उसकी लाश मिलती है। लाश घर आती है तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन 17 दिन बाद जब बहू के बारे में पता चलता है तब सास ये कहानी सुनाती है, मीडिया के सामने कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन मैं बहू के ऊपर कोई लांछन लगाना नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा तो जा ही चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि बहू के साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। आज की इस कहानी के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सोनम ने ये कत्ल क्यों करवाया था, इसके पीछे की क्या वजह थी और अभी आगे बाकी क्या खुलासा बाकी रह गया है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। दरअसल रामनवमी का जब त्योहार मनाया जाता है तब एक समाज के लोग अपनी पत्रिकाएं छपाया करते हैं। पत्रिका के अंदर जो युवक होते हैं और युवतियां होते हैं उनकी पूरी डिटेल दी जाती है। कौन क्या कारोबार कर रहा है, किसकी कितनी एजुकेशन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, साथ ही कितना उसकी आमदनी होती है। यदि इनमें से कोई किसी को पसंद करता है तो शादी के लिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की डिटेल इतनी सारी लिखी होती है। तभी राजा रघुवंशी जो होता है, जो कि इंदौर शहर का रहने वाला होता है, उसकी नज़र पड़ती है पत्रिका पर। पत्रिका पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। उस लड़की को देखता है जिसका नाम होता है सोनम रघुवंशी। 25 साल के आसपास उसकी उम्र है। लड़के की उम्र लगभग 27 साल के आसपास है। वो अपने पिता से कहता है, जो कि सहकार नगर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। 3 सगे भाई हैं, तीनों ही बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं। अच्छी खासी हस्ती है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अपनी माँ के पास जाता है, उमा देवी से जाकर कहता है कि माँ ये लड़की देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्या तुम मेरी से शादी करा सकती हो, अपने समाज की है। वैसे भी पत्रिका के अंदर यह फोटो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। माँ को भी अच्छी लगती है लड़की। वो अपने परिवार में बातचीत करती है, कहती है कि इसकी भी तो शादी करी नहीं है, एक काम करो इससे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले फोन लगाया जाता है, अपने बारे में बताया जाता है कि हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा लाडला है, यही सबसे होशियार है। सारी बात बताई जाती है। सामने वालों को ये रिश्ता पसंद आता है। सामने वाले जो सोनम रघुवंशी के परिवार वाले होते हैं, वो प्लाईवुड का काम करते हैं। इनके अच्छी दुकान है और दुकान की जिम्मेदारी भी यह बेटी ही संभाला करती थी। जो लेन देन का है, एक तरह से यह HR मैनेजर है। अब ये सब जानकारी होती है, दोनों परिवार आपस में मिलते हैं।
पंडित जी को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। उसके बाद ये बातचीत का सिलसिला था। लड़के वाले चाहते थे कि 1 साल में जब मौका हो तब शादी कर लेना, लेकिन लड़की वाले ये चाहते थे कि अभी 1-2 महीने में ही शादी कर लीजिए। ये अक्टूबर 2024 की बात थी, जब लगातार ये इस तरह की बातें चल रही थी। पहले मुलाकात थी, ऐसे मुलाकात होते होते ये तारीख निकल के आती है 11 मई 2025 की, कि इसमें शादी करना है। अब आखिरकार जब पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया था, तो लड़के वाले सोचते हैं कि वैसे भी 1 साल में शादी करनी है, अभी शादी कर लेंगे तो क्या बुराई है। शादी कर ली जाती है, धूमधाम से शादी होती है। अब जब शादी हो जाती है, अभी 2-3 दिन का समय ही बीता था कि जो दुल्हन घर पर आई थी कि वो पढ़ी लिखी थी, उसका अपना घर का बिजनेस व्यापार संभाला करती थी। तभी उसने प्लान करा कि क्यों ना हम घूमने चले। घूमने की प्लानिंग की जाती है। हालांकि उसने मना किया था। लड़के ने उसने कहा था कि परिवार के साथ कभी समय बिताते हैं, उसके बाद आराम से चलेंगे, लेकिन दुल्हन थी कि नहीं, नहीं जाना है। इसके लिए डिसाइड किया जाता है, और डिसाइड जब दुल्हन खुद ही कर रही थी तो उसी ने डिसाइड कर लिया था कि शिलोंग चलेंगे और मां कामाख्या देवी के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि वह पति से यही कहलवाना चाहती थी। पति ने कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए थे। आखिरकार 20 मई 2025 को घर से निकलते हैं और यहां पर मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं, शिलिंग पहुंच जाते हैं। उसके बाद घूमना फिरना शुरू होता है। घर वाले पल पल की जानकारी इसलिए भी ले रहे थे कि मां उमा देवी ने लगभग 2.5-3 लाख की कीमत की जो चैन थी, जो बेटे के गले में दिखली थी, उसको देखकर बड़ी बेचैनी हो रही थी। कहीं बेटे की चैन को नुकसान ना हो जाए, कहीं बेटे को चैन की वजह से नुकसान ना हो जाए। मां को यह थोड़ा सा आभास हो चला था। आखिरकार 23 मई 2025 के दोपहर 1:45 पर उमा देवी अपने बेटे राजा रघुवंशी से आखिरी बार बातचीत होती है। बहू से बातचीत होती है, उसके बाद संपर्क टूट जाता है। और जब उसके बाद जो होता है वो बाकी भयानक होता है। हालांकि 25 मई 2025 को लड़की का भाई जो कि गोविंद होता है और लड़के का भाई बिपिन जो बीच वाला भाई होता है, वो जाते हैं शिलोंग। इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, पहुंचते हैं, अपने भाई को ढूंढते हैं। अब वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वहां लोकल पुलिस, तमाम अधिकारी सब लग जाते हैं। कोई नहीं जानता था। हालांकि शुरुआत में इन्होंने जब जाकर लोकल की पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने मदद नहीं की। काश की पुलिस ने अगर मदद कर दी होती तो शायद इतना बड़ा मामला ये देश का हाई प्रोफाइल नहीं होता। क्योंकि जब इनकी मेघालय पुलिस मदद नहीं करती है तो इसके बाद ये मदद मांगते हैं यूर्स से, और यूर्स इस मामले को लगातार हाईलाइट कर देते हैं। जब हाईलाइट होता है मामला तो मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। मामला फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर अमित शाह जी फोन करते हैं सीधा मेघालय के मुख्यमंत्री को, और जब फोन पहुंचता है तो उसके बाद फिर मीडिया इस मामले की कवरेज करना शुरू कर देता है और पल पल की जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। आखिरकार लगातार दिन बीत रहे थे। 23 को लड़का गायब हुआ था जो दूल्हा था, और 2 जून 2025 को उसके मेघालय प्रदेश के जिला पूर्वी खासी हिल्स में जो थाना लगता है सोहरा, उसी के एक इलाका है बोईसा डोंग, वहां पे गहरी खाई होती है और गहरी खाई के अंदर एक लाश मिल जाती है। लाश की जब शिनाख्त की जाती है, उसके हाथ पे लिखे हुए टैटू से राजा लिखा हुआ था, उससे पता चल जाता है कि लाश ये राजा रघुवंशी की है। अब में यह मामला और ज्यादा हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि पास में ही एक लाल और काले रंग की जैकेट मिल जाती है, पास में ही एक सफेद रंग की शर्ट मिल जाती है। तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह लाल रंग की जैकेट और सफेद रंग की शर्ट जो है उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के उस पे खून के कुछ छींटे मिल जाते हैं। मामला और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। कयास लगाए जा रहे थे कि इसका किडनैप कर लिया है, बांग्लादेश से उठाकर ले गए हैं। जब लगातार मामला चल रहा था, अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब अपना काम कर रही थी, एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। अब जब एसआईटी लगातार काम कर रही है तो पुलिस को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है एल्बर्ट पेट, जो कि मामला ख्यात का रहने वाला होता है। गाइड होता है, वो बताता है कि साहब 23 मई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक दंपति पति और पत्नी थे और साथ में 3 और लड़के थे जो उनके साथ इर्द गिर्द घूम रहे थे। हिंदी में बातचीत कर रहे थे। क्या बोल रहे थे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा भी उनसे कि मैं आपकी मदद करूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। उन्होंने जब मेरी बातचीत सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। तब लड़का चला जाता है। लेकिन उसके बाद एक और है वांजाए, एक नाम से एक गाइड होता है। तब वो गाइड उनकी मदद करता है और यहां से चले जाते हैं।
अब ऐसी स्थिति में जब ये लाश मिल जाती है और गाइड से ये पता चलता है कि 3 और नए लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो कौन है? तो जिस जिस इलाके में ये घूम रहे थे उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे, अब एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है जो कि 4 मिनट 53 सेकंड के आसपास होता है। ये बातचीत कर रहे हैं वही लाल रंग की जैकेट और काले रंग की जैकेट, जो कि ड्यूल एक तरफ से लाल दिखाई दे रही है, एक तरफ से काली दिखाई दे रही है, एक शर्ट पहनी हुई है। उस लड़की ने वो और फोन पर किसी से बातचीत कर रही है। पास में एक एल्टो कार होती है जो लाल रंग की है। एल्टो कार का एक लड़का है जो लगातार इन दोनों को देख रहा है, दंपति को, और एक है जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। अब इस तरह से कहीं ना कहीं ये 4 मिनट 53 सेकंड की जो सीसीटीवी की फुटेज होती है, इससे भी पुलिस को शक होता है। अब पुलिस ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अब टेक्निकल जो साक्ष्य थे वो जुटाने शुरू किए। अब जो टेक्निकल स्टॉक से जुटाने की कोशिश की तो मेघालय में आने वाले अलग अलग प्रदेशों के जो लोग थे उनका डाटा उठाना शुरू कर दिया। लाखों मोबाइलों में से अब कई मोबाइल ऐसे निकाले जाते हैं जिनमें से कुछ जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक ललितपुर जगह लगती है, वहां का एक गांव है दिग्ववार, यहां का रहने वाला एक लड़का होता है। यह थोड़ा सस्पेक्ट था। अब इस सस्पेक्ट को पुलिस ने देखा कि इसकी बातचीत होती है राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से जो कि नंदबाग इंदौर का रहने वाला होता है, और इसके संपर्क में था विशाल। ये 3 आपस में कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे। तभी पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया और आगे बढ़ती है। आखिरकार राज कुशवाहा के बारे में ये पता चलता है कि राज कुशवाहा इंदौर में रहकर एक प्लाईवुड जो कंपनी है उसमें देवी सिंह की ये कंपनी है, उसी के साथ ये काम करता है और उसके यहाँ पर ये नौकर है। और पता चलता है कि जो लड़की गायब हुई है सोनम रघुवंशी, दरअसल ये दोनों आपस में बहुत सारी बातचीत कर रहे थे। लड़की गायब हो रही है, उसके बाद भी बातचीत चल रही थी। तभी से यह पता चलता है कि ये दोनों दुकान पर रहकर एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं, प्यार कर बैठते हैं और जीने मरने की साथ साथ कस्में खा लेते हैं। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि इसकी शादी हो जाती है। अब शादी तो हो जाती है लेकिन कुछ नया प्रोग्राम, नई चालाकी करते हैं। इधर समाज में पत्रिका छप जाती है। इस पत्रिका छपने के बाद ये दोनों परिवार आपस में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़की वालों की तरफ से लड़की पर दबाव बन गया था, इसलिए शायद शादी के लिए मंजूरी दे दी थी। इसलिए लड़की ने कुछ ऐसा ठोस प्लान बनाया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताते हैं। ऐसा लड़की ने प्लान बनाया कि शिलिंग में चलते हैं घूमने के लिए। वहां पर पहले भी कई ऐसे दंपति हैं जो गायब हो गए हैं, और गायब होने की वजह से उनके बारे में कुछ छानबीन करने की कोशिश नहीं की, ना ही उनके बारे में कुछ ज्यादा पता चला, ना ही कभी ऐसा मीडिया में कोई खबरें वगैरह आती हैं। थोड़ी बहुत खबरें आती है तो उसके बाद मामला दब जाता है। लेकिन यह मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा, इस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्यूअर्स इस मामले को इतना हाई पे पहुंचा देंगे कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस घटनाक्रम की चर्चा होना शुरू हो जाएगा। आखिरकार पुलिस अपना काम कर ही रही थी, और पुलिस ने 8 और 9 जून 2025 की रात को मेघालय और इंदौर पुलिस ने आपस में एक कंबाइंड ऑपरेशन चलाया। और ऑपरेशन चलाने के बाद ललितपुर से आकाश लोधी को उठाया, इंदौर से राज कुशवाहा को उठाया और इंदौर से ही विशाल चौहान को उठाया, साथ ही मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी को उठाया। इधर पुलिस ने इन चारों लड़कों को हिरासत में लिया था, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। साथ ही जो लड़की होती है, लड़की को लगातार तलाश कर रहे थे मेघालय के शिलोंग की उन वादियों में, इन घाटियों में, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी, बल्कि अपनी जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुकी थी। और 8 जून 2025 की रात बनारस गोरखपुर हाईवे पर, जो कि जिला गाजीपुर लगता है, थाना उसका नंदरगंज लगता है, और इलाका लगता है अंकुशापुर। अंकुशापुर में एक कॉफी चाय का जायका नाम से, नक्काशी चाय जायका नाम से एक होटल होता है, एक ढाबा होता है। वहां पर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास एक लड़की जिसने काली रंग की शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई है, बदहवास हालत में बैठी हुई है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, टीन शर्ट पे बैठी हुई थी। तभी एक छोटू की नजर पड़ जाती है, जो चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। वो जाकर पूछता है कि मैडम, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की थोड़ी परेशान थी, बदहवास थी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। तभी जब स्थिति बिगड़ जाती है तब वो कहता है कि मैडम बताइए क्या करना है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वो लड़का पहुंच जाता है अपने मालिक के पास, साहिल यादव से जाकर कहता है, जो ढाबे का मालिक होता है, कि साहब एक लड़की है,
अजीब सी हरकतें हैं उसकी, आपको जाकर देखना चाहिए। फिर वो जो ढाबे का मालिक होता है साहिल यादव उसके पास पहुंचता है, उससे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, मुझे अपने घर वालों से, परिवार वालों से बातचीत करनी है। उसे लगता है कि मदद कर देनी चाहिए, परदेशियों की मदद करना कौन सा बुरी बात है। अब वो मोबाइल देता है उस लड़की को और देकर वहां से अलग हट जाता है। लड़की रोते हुए बिलखते हुए अपने भाई को फ़ोन करती है और बात करते करते कुछ जानकारी देती है। भाई को ये यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसकी बहन शिलिंग में उसको ढूंढ रहे हैं वो वहां से इतनी दूर, लगभग 1100 की मी दूर यहाँ क्या कर रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। भाई गोविंद को कहता है कि वीडियो कॉल करो, तब मैं यकीन करूंगा। दोबारा से वीडियो कॉल होती है, वह देखता है सचमुच उसकी बहन ही थी। तभी उसने इंदौर की पुलिस से कांटेक्ट किया और इंदौर की पुलिस ने गाजीपुर की पुलिस से कांटेक्ट किया और यह कांटेक्ट होने के बाद आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। देखती है यहाँ पर पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो ये लड़की जब अपने भाई से बात करती है तो बात करते करते बेहोश हो जाती है। और रात के 3 बजे जब नजदीकी पुलिस स्टेशन के एसओ इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि 112 नंबर पर फोन किया गया था। पुलिस मौके पर आती है, इस लड़की को उठाकर सीधा जिला अस्पताल में पहले इसका चेकअप कराया जाता है और चेकअप कराने के बाद यहाँ पर उसकी मेडिकल स्थिति देखी जाती है की स्थिति है। उसके बाद ही सखी वन स्टॉप सेंटर जो कि महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज परिसर में बना हुआ है वहां पर इसको जमा कर दिया जाता है। अब इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस लड़की के मिलने की चर्चा शुरू हो जाती है। पहले शुरुआत में यह अंदाजा लगा रहे थे कि जैकेट पे जो काले और लाल रंग की जैकेट है उस पे जो खून के धब्बे मिले हैं, कहीं ना कहीं लड़की मर चुकी है, मारी जा चुकी है, उसके साथ भी घटना हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लड़की मिल जाती है लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के पुलिस के पास बात पहुंचती है, जो अमिताभ यश लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के हम संपर्क में हैं, वह जब चाहे वह लड़की को ले जाए, हम अपनी जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और अब जो होगा वो मेघालय की पुलिस, इस बात को उनके पास पहले से ही काफी मात्रा में सबूत थे। ये जानकारी पुख्ता हो चुकी थी कि इस लड़की का एक लड़के से जिसका नाम राज कुशवाहा है उससे अफेयर की बात सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपस में कर रहे हैं। अब किसने हत्या का प्लान बनाया? क्या अकेली लड़की ही मुखिया थी इसमें हत्या करवाने वाली, या फिर राज कुशवाहा इसमें मेन आरोपी है? हालांकि जितने भी प्यादे हैं सब के सब गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस इनसे बारी बारी से पूछताछ करेगी। जाहिर सी बात है, जब लड़की पकड़ी जाती है तो उसने एक नई कहानी बनाना शुरू कर दिया। वो लहर लगातार बेहोश थी, उसको बेहोशी में रखा गया था और वो यहाँ लाके डाल दी गई क्योंकि वो शिलन से गाजीपुर पहुंची है 1163 की मी। ये कोई जादूगरी तो हो नहीं सकती, इसमें कहीं ना कहीं लड़की कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कोई ना कोई कहानी गढ़ रही है। जब 3rd डिग्री मिलेगी तो जाहिर सी बात है, कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं पुलिस की मार के आगे, और ये बोलेगी जो गाजीपुर इंदौर से ललितपुर जो दूर है लगभग 436 की मी दूर है। इसमें ये एक लड़का है, ये लोधी जो भी वो भी शामिल था, और जो ये हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है इंदौर से 2169 की मी दूर शिलोंग में दिया जाता है। पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ चुकी है, बस ये पर्दा हटना बाकी है। कौन कौन कातिल, किसने किसने क्या क्या रोल अदा किया है। उस लड़के को किसी धारदार हथियार से सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से मारा गया था और उसके मारने का मकसद यही था, यह मरना चाहिए, ये लूट लगनी चाहिए। वो सोने की चैन जो पहनाई गई थी इसलिए ताकि वह लूट लगे, और इस घटनाक्रम को आसानी से पुलिस अगर खुलासा करेगी तो किसी ने इस घटना को अंजाम दे दिया ताकि यह मामला सिर्फ एक सामान्य लगे और लड़की वापस अपने प्रेमी के पास पहुंच जाए। हालांकि पुलिस की जांच होना बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट अभी यही सब बताती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको जाते जाते एक बात और बतानी है कि जिस तरह से मीडिया में चल रहा है कि आजकल जब शादियां होती हैं, जैसे मेरठ की मुस्कान का मामला था या फिर औरैया की एक लड़की थी, उसने अपने शादी के कुछ दिन बाद जो उसमें मुंह दिखाए हुए पैसे मिलते हैं उसके बाद वो पति को मरवा देती है। ऐसी स्थिति में अगर लड़के वाले किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो एक बात सबसे पहले पूछे, किसी से अफेयर है?
तो भाई मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और अगर अफेयर है तो आप जहां चाहो वहां शादी कर लो, कम से कम उस लड़के की जान तो बच जाएगी। माँ बाप को पहले से ही जानकारी होती है। शायद इस घटना में भी माँ बाप को पूरी पूरी जानकारी है, वो सिर्फ स्वांग रच रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ये स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से उस लड़की के को ऐसे इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ जानती नहीं है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें लड़की ही मुख्य अपराधी के तौर पर सामने जरूर आएगी। अब आगे की कहानी। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। राजा की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम ही निकली है। पुलिस ने सोनम के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस को आरोपियों ने जो कहानी बताई है वह बेहद खौफनाक है। इसमें पता चलता है कि सोनम ने कितनी साजिश के साथ राजा की हत्या की योजना बनाई थी। हत्या की योजना का विवरण। सोनम और राज के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 माह का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने के कारण सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी को हाँ कर ली। सोनम ने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब वह विधवा हो जाएगी तब वह उससे शादी कर लेना। इससे उसके परिवार वाले भी उनकी शादी के लिए मान जाएंगे। राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे और सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी। हत्या की साजिश और अंजाम। 16 मई को सुपर कॉरिडोर की कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 500 रुपए, एक कीपैड, एक एंड्रॉयड मोबाइल और नई सिम दिलाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलोंग जाने के बाद तीनों से संपर्क में रही थी। जब सोनम ने 22 मई को शिलोंग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन इन वक्त पर खुद जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को निर्देश देता रहा। वह राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक न हो। आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलोंग आए थे। राजा को जिस दाब छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया वह ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा गया था। आरोपी उनके होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। किराए की बाइक ली गई और आरोपी राजा सोनम के पीछे घूमने लगे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपना एकादशी व्रत किया था। ये बात उसने फोन पर अपनी सास को भी बताई थी। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन सोनम ने इसी दिन हत्या को अंजाम दिया। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को ये भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में वे बहुत थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वे राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि वह उन्हें 20 लाख रुपए देगी। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा। जब आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया, लेकिन सीने व सिर पर गंभीर घाव से वह टूट गया। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने आरोपियों से चीख कर कहा, मार डालो इसे। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपियों ने बताया कि इससे आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की थी। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए। इन पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो वह बोली, जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। ये 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पसमे से निकाल कर ही दिए थे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने फोन तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद सभी आरोपी अपने अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। वाराणसी के बाद वह कहाँ गई, इसकी जानकारी अभी पुलिस निकाल रही है। इस दौरान सोनम पूरे केस में नजर रखती रही।
जब पुलिस ने राज कुशवाहा और सभी आरोपियों को पकड़ा तो वह टूट गई और बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। यहां पर एक ढाबे वाले से फोन लेकर उसने घर पर बात की। इसके बाद पुलिस पहुंची और सोनम को पकड़ा गया। जागरूकता और संदेश। इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। ये बताया गया है कि आजकल शादियों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जैसे मेरठ की मुस्कान और औरैया की एक लड़की का मामला, जिसमें पत्नियों ने अपने पति को मरवा दिया। सलाह दी गई है कि शादी से पहले यह जरूर पूछे कि किसी का अफेयर तो नहीं है, ताकि लड़के की जान बच सके। मीडिया रिपोर्टें बताती हैं कि इस मामले में भी माता पिता को पूरी जानकारी थी और लड़की इनोसेंट दिखने की कोशिश कर रही है। आप सब अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।